आज हम बात करेंगे थोड़ी क्रिकेट की और थोड़ी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की भी। हमारे साथ जुड़ रहे कासिम शफीक जी, जो मार्केटिंग और सेल्स देखते हैं, कंपनी में ऑफिसर है। तो वेलकम टू माय चैनल कासिम जी। Thank you, Mr. Sanjay, and thank you to all our distinguished viewers. So, दोबारा एक दफ़ा मौका मिला है अपने व्यूज शेयर करने का, तो थैंक यू फॉर दिस। तो कासिम जी, अभी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है? नवाज शरीफ जी रिटर्न आ गए, मोदी का यार, एज जी पर बिल्कुल। स्टेटमेंट ऑफ बिलावल भुट्टो जरदारी। आ, देखें, पाकिस्तानी जो इस वक्त पॉलिटिक्स है वो कहते हैं ना कि एक बिल्कुल पिवटल पॉइंट पर आ चुकी है, और जिस तरह जो एज पर प्लानिंग है वही हो रहा है। बिकॉज पहले तो ये कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब चले गए हैं, उनका उन्होंने वापस नहीं आना। और स्पेसिफिकली जो पिछली पीडीएम की गवर्नमेंट थी, शहबाज लेड पीडीएम की गवर्नमेंट थी, उसको देखकर लग रहा था कि पब्लिक जो पाकिस्तान के अंदर है ना, काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर एंगर पाया जाता है ड्यू टू देयर परफॉर्मेंस। बट नवाज शरीफ जैसे ही वापस आए हैं, और उन्होंने आते साथ ही जो है ना, वो जिस तरह का यहाँ पे मीनार पाकिस्तान पे एक जलसा किया है, एक बहुत बड़ा जलसा था। और उसमें उन्होंने अपनी जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना कि मंशूर की एक झलक उनको दिखाई है, पब्लिक को अपना मैनिफेस्टो उन्होंने डिपिक्ट किया है कि अगर फोर्थ टाइम वो पीएम बनते हैं तो वो क्या करेंगे। अब इसके अंदर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर डेफिनेटली ये शुरू से चलता आ रहा है कि इसके अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है उसको आप कंप्लीटली ओवरलुक नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल जिसे कह रहे हैं ना कि एज पर प्लानिंग ही है कि नवाज शरीफ के लिए सबसे पहले उनके दो केसेस थे, अल अजीजिया स्टील मिल जो केस था, रेफरेंस था, और एमन फील्ड रेफरेंस। वो दोनों के दोनों उनकी अपीलें भी उसी जिस दिन आए अगले दिन अपीलें भी बहाल हो गई उनकी। और एक जो अल अजीजिया रेफरेंस था उसके अंदर उनकी सजा भी मुअत्तल होगी। इवन दो कि काम केयर टेकर गवर्नमेंट पंजाब की नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने किया। और अभी जो ओवरऑल एक इन्वायरमेंट है इलेक्शंस का, तो वो अभी बनना शुरू हो गया है। उसका स्टार्ट जो पहले तो यहाँ पे नाउमीदी थी कि इलेक्शन होने नहीं है, लेकिन जैसे नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, उनके लिए पूरी की पूरी जो स्टेट मशीनरी लगी है उनको असिस्ट करने के लिए, तो उनकी जो ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं उस हवाले से। फिर इसके अलावा रिसेंटली अभी 2 से 3 दिन पहले जो है ना, इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी जो है ना वो डेट अनाउंस कर दी है कि पाकिस्तान में अभी जो जनरल इलेक्शन होने हैं वो 8 फरवरी 2024 में होंगे। तो डेफिनेटली अब देखना ये है कि इलेक्शंस फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होते हैं। और अभी इस वक्त करंट मसला जो है ना, लेवल प्लेइंग फील्ड का है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इवन दो पीडीएम की भी हैं, तो वो भी जो है ना वो लेवल प्लेइंग फील्ड का इल्जाम लगा रहे हैं। और ये इल्जाम लग रहा है पीएमएलएन पे, साफ नजर भी आ रहा है उनको कि उनको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो ना एक वो सपोर्ट है। प्री पोल इलेक्शन से पहले भी उनको ये सपोर्ट मिल रही है, और ड्यूरिंग इलेक्शंस भी उनको शायद ये सपोर्ट मिले। और जहां तक खान साहब का ताल्लुक है, तो वो तो बिल्कुल आउट ऑफ पॉलिटिकल बिजनेस है राइट नाउ। उनके केसेस अदालतों में हैं, चल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि पीएमएलएन को, ओ सॉरी, पीटीआई को जो है ना वो एक फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन मिलेगा। तो ओवरऑल अभी जो एक पॉलिटिकल सिनेरियो उसमें ये लगता है कि ये पीएमएलएन लेड गवर्नमेंट ही बनेगी। बाय द वे, पाकिस्तान के जो पीटीआई के जो लीडर्स थे, राइट। वो डीजल अपने, जिनको डीजल बोलते थे, इमरान खान, उनको जी मिलने चले गए थे। हमने ट्विटर सोशल मीडिया पे देखा। वो क्या चीज है? जी। देखिए, खान साहब की एक्चुअली जब पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स खान साहब ने अपने टेन्योर में की है, और खान साहब को अपने अलावा सॉरी टू से सबके सब जो है ना वो काफिर लगते थे, सबको सब गद्दार लगते थे। लेकिन पाकिस्तान जिस स्टेज पर है, जिस पॉइंट पर है, पाकिस्तान को एक पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत है। जितने भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर वो सब मिलके बैठे एक मुल्क के लिए, राइट। ठीक है, आप सियासी मैदान में सियासी मुकाबला करें, लेकिन अब जो है ना वो बैठने की जरूरत है सबको। अब खान साहब जैसे जेल में गए हैं, तो उनकी तरफ से पैगाम आ रहे हैं कि वो पीएमएलएन के साथ भी बैठने को तैयार है, पीपल्स पार्टी के साथ बैठने को तैयार है, और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके साथ भी बैठने को तैयार है। लेकिन यही बात जब खान साहब गवर्नमेंट में थे, जब अपोजिशन कहती थी, तो उन पर एनआरओ का इल्जाम लगता था। आई थिंक के पॉलिटिक्स के अंदर जिसे कहते हैं ना कि फाइनल वर्ड कुछ भी नहीं होता। यू कॉन्ट से दैट दिस इज द फाइनल वर्ड इन पॉलिटिक्स, स्पेशली इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। तो जो यहाँ पे अभी डेफिनेटली इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्शंस का माहौल बन रहा है, तो सीट एडजस्टमेंट के मामला,
जो इलेक्शन, अगर इलेक्शंस हो जाते हैं उसके बाद कोलिशन सेटअप कैसे बनना है उसके मामला। तो आई थिंक अच्छा ओमन है, गुड ओमन फॉर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के पीटीआई जो है ना वो जेयूआईएफ से मिली नून हो। हेलो हेलो। जी जी हाँ कासिम जी, जी आपकी जी थोड़ी पीपीपी और पीटीआई का कुछ मिलके इलेक्शन लड़ेंगे ऐसा कुछ न्यूज में देख रहा था। वो बिनेश सलीम शो देख रहा था, उसमें वो बोल रही थी। एकदम हार्ड हिटिंग है, एकदम वो डैशिंग है एकदम, लेकिन वो प्रो पेल मिलने लगती है देखिए, वो। यू कॉन्ट लेकिन एनीथिंग। अच्छी बातें करती है, लेकिन उसमें वो सुन रहा था। तो वो बोल रहे थे कि वो पीपीपी और इनका कुछ गठबंधन होके कुछ चल रहा है करके। एक सच बात है ये? देखिए, आज जो पाकिस्तान में इस वक्त जो ग्रेटेस्ट पॉलिटिशियन है ना, जैसे कहते हैं ना कि किंग ऑफ पॉलिटिक्स, वो जरदारी साहब है। जरदारी साहब ने 2008 में भी जब कोलिशन गवर्नमेंट की थी तो अच्छा। बहुत अच्छे से की थी। उन्होंने डिफरेंट जो फेडरेटिंग यूनिट थे वहां से छोटी छोटी पार्टीज को मिला के पीपल्स पार्टी का टेन्योर पूरा करवाया था। और अब देखें, पॉलिटिक्स में आप कुछ भी नहीं कह सकते। हो सकता है कि जरदारी साहब जो है ना वो सिंध से कुछ पार्टीज के साथ मिलाएं, कुछ केपीके से मिलाएं, और जो है ना वो कुछ जो पंजाब से मिलाएं और पीटीए के साथ मिला के वो गवर्नमेंट बना ले। तो पसे पर्दा मुझे ये लगता है कि पीपल्स पीएमएलएन और पीटीआई का जो एक किस्म का कंसेंसस है जो आपस में बैठ के बात करना है वो मुश्किल है, एज कम्पेयर टू अगर आप पीपल्स पार्टी को देखें या पीटीआई को देखें। आई थिंक कि ये दोनों पार्टीज आपस में जो है ना वो मिल बैठ के कोई बात भी कर सकती हैं, और इलेक्शन के लिए भी कोई आपस में कोई समझौता कर सकती हैं, और इलेक्शंस के बाद भी जो है ना ये असेंबलीज के अंदर भी आपस में कुछ जो है ना वो बातचीत करके तो वे फॉरवर्ड निकाल सकती हैं, जिनमें दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। नहीं, हमें यहाँ इंडिया में लगता है कि नवाज शरीफ जी बहुत स्ट्रांग है, मोदी का यार। वो बहुत स्ट्रांग है। और उन्होंने जो जलसा किया था, जबरदस्त किया था ना। 1 लाख से ऊपर पब्लिक आई थी वहां पर। तो वो तो हाँ वोट बैंक बिल्कुल। तो उनका ही है। शाहबाज शरीफ से तो डेफिनेटली नवाज शरीफ जी बहुत अच्छे हैं। और ये वो अने वो बंदे में कुछ दम है। अने आपको बोलता हूँ ना, यहाँ पर शरद पवार जी है हमारे इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट पॉलिटिशियन में, 50 साल के ऊपर। और वो राइट। उनके कंपेयर अगर एशिया में कोई है तो नवाज शरीफ जी है, यानी बहुत सीजन पॉलिटिशियन है। और उनका दमखम भी दिखा, वो जो जलसा किया था उन्होंने। तो ये कितना भी कुछ भी करे, मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ जी अगर खुद खड़े होंगे पीएम कैंडिडेट में, तो वो डेफिनेटली उनकी पार्टी अच्छा खासा करेगी, पंजाब में तो करेगी। और तुम्हारे इधर पंजाब में जो करता है वही बिल्कुल सरकार बनाता है, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है, क्योंकि जो नेशनल असेंबली है उसमें पॉपुलेशन बेस सीट सबसे ज्यादा पंजाब की है। और पंजाब के अंदर देखे ना, पीएमएलएन है, इनके पास अपर और सेंट्रल पंजाब है। साउथ पंजाब से जो हम्म। सेक्शंस हैं, तो वो भी अगर पीएमएलएन के साथ मिल जाए तो ये कंसिडरेबल इनको जो है ना वो मेजोरिटी मिल सकती है असेंबली के अंदर। और फिर दूसरा ये कि एस्टेब्लिशमेंट भी मोस्ट लाइकली लग रहा है कि पीएमएलएन को बैक कर रही है, जिस तरह के भी यहाँ पर हालात हैं। और पंजाब गवर्नमेंट भी इनको फेवर कर रही है। तो और सबसे बड़ी बात ये कि इस वक्त जो है ना वो पीएमएलएन पे इल्जाम लग रहा है डील का। डेफिनेटली एवरीवन नोज के यहाँ पे पाकिस्तान में जो भी आता है वो संभव किसी ना किसी लेवल पे डील करके आता है, तो ये लोग भी डील करके ही आए हैं। और लेकिन ये कि पीएमएलएन के जो सुप्रीमो थे नवाज शरीफ साहब, उन्होंने जो अपनी स्पीच की थी वो बड़ा क्रिटिकल पॉइंट था कि अगर उनको गवर्नमेंट मिलती है तो आगे वो 5 साल कैसे लेके चलेंगे। यूली जो है ना वो पहले तो ये कह रहा था कि वो इंतकाम लेंगे, लेकिन उन्होंने डेफिनेटली पाकिस्तान जो है वो किसी भी किस्म की जो है ना वो एक नई लिबर्टी का मुतामिल नहीं हो सकता। हमारा प्राइमरी जो फोकस है वो इकॉनमी है, गवर्नेंस है, इसके अलावा और बहुत सारी जो है ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल कंसेंसस है। तो नवाज शरीफ ने अपनी जो स्पीच की थी उसके अंदर उन्होंने किसी को भी कहा कि हम अभी टारगेट नहीं करेंगे, हम इंतकाम की तरफ नहीं जाएंगे, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे जिन चीजों को पाकिस्तान की जरूरत है। और यही उनका लबे लुबाब था, उनकी जो स्पीच की थी कि उनको अगर गवर्नमेंट मिलती है तो उन्होंने इकोनॉमी पे फोकस करना है, रादर देन के पॉलिटिकल विच और अब हंटिंग, और आप जो है ना वो किसी को गेम करो, या खाम खा के जो है ना एक वो जिसे कहते हैं ना कि टेंस और स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप आप डेवलप करो डिफरेंट स्टेट इंस्टीट्यूशंस का गवर्नमेंट के साथ। तो इन्होंने महाजराई से परहेज करना है इस गवर्नमेंट ने, अगर इनको गवर्नमेंट मिलती है तो। अच्छा, ये परवेज खटक और इनकी पार्टी जो है दूसरे है, वो दूसरे कौन, वो आईपीपी। जी जी, जो महमूद खान साहब हैं, साबिक वज़ीर आला केपी के। हाँ हाँ, उनकी पार्टी क्या क्या लग रहा है? ठीक ठाक?
सीट ले पाएगी इलेक्शन में? देखें, इस वक्त जो केपीके है उसके अंदर मल्टीपल पार्टीज हैं। उसके अंदर एएनपी भी है, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, उसके अंदर तहरीक इंसाफ से एक फैक्शन टूटा है जिसमें 2 साबिक वज़राए आला, ये बहुत की इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले पीटीआई की गवर्नमेंट थी, वो परवेज खटक साहब के पास थी, वो वज़ीर आला थे, और अब पिछली टेन्योर में थे हाँ, महमूद खान परवेज साहब। खटक। वो दोनों को दोनों और बहुत सारे और लोग जो ये पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस में जा चुके हैं। इसके अलावा आफ्ताब शेरपाव भी हैं, उसके अलावा मोहसिन दावर जो नेशनलिस्ट पार्टी है वो भी है, जेयूआईएफ का रोल भी है। तो एक बड़ा जिसे कहते हैं ना कि एक किस्म का बहुत ज़्यादा एक टेंस्ड कंटेस्ट जिसे कहते हैं ना कि पॉलिटिकल इलेक्शन होगा ये। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर तो इलेक्शंस हुए फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, फिर तो आईपीपी जो ये पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस इनको वोट मिलना मुश्किल है, बिकॉज अभी भी कोर वोटर पीटीआई का जो कोर वोटर है, स्पेसिफिकली होम ग्राउंड है वो पीटीआई का केपी के, वहाँ का कोई कोर वोटर है वो भी इमरान खान साहब के साथ है। लेकिन अगर जिस तरह पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं, तो अगर उस तरह के इलेक्शंस हुए तो फिर एक कंसिडरेबल सीट्स मिल सकती हैं परवेज खटक साहब की पार्टी को, और ये बहुत बड़ा और ये सेटबैक होगा जा, पीटीआई के। जा, जहांगीर तरीन साहब की पार्टी, जी, आप समझ लें कि जहांगीर पीटीआई, जी जी, जो जो हालात जहांगीर उस वक्त तरीन। उधर हैं केपीके के अंदर। ओके, सही है, ठीक है, देखते हैं। चलो अच्छा है, एक डेट तो अनाउंस हो गई, वो तो पहले डेट भी अनाउंस नहीं हो रही थी, लेकिन चलो नेक्स्ट बिल्कुल ईयर ऐसा ही है। इलेक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान में हो रहा है। चलो अच्छी बात, अच्छी खबर है ये। तो दोस्तों अभी क्रिकेट पे आते हैं। दोस्तों वर्ल्ड कप देख रहे हो आप? हाँ, डेफिनेटली वर्ल्ड कप देख रहा हूँ, ओवरऑल अच्छे मैचेस हो रहे और हैं। कल फकर जमान ने क्या इनिंग खेली है, जबरदस्त, न्यूजीलैंड के साथ, मजा आ गया। बिल्कुल डेफिनेटली वो अगर मजा आ गया, लेकिन ये कि जिसे कहते हैं ना कुदरत का निजाम, हमारे यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है कि कुदरत का वो निजाम, इवन दो मुश्ताक अहमद का डायलॉग है, कुदरत का निजाम। तो कल उसने भी जो है ना उन्होंने इंटरफेयर किया जिसकी वजह से पाकिस्तान को विक्ट्री मिली है। इवन दो कि फखर हम्म। जमान और बाबर आजम ने बहुत आउटस्टैंडिंग प्ले किया है। और अगर देखें ना कि ये रन अगर थोड़े से कम कंसीड करते तो इट वुड हैव बीन बेटर फॉर आवर नेट रन रेट। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि नेट रन रेट पे आगे बात फिर रुकेगी पाकिस्तान की। तो लेकिन एक्चुअली ये कि उसको कल का बिठाना मैच नहीं चाहिए डेफिनेटली। था। फकर जमान को बिठाना वो गलती की बाबर आजम ने। वो एक्चुअली इंडियन पिचेस पे डेफिनेटली अच्छा करता है। देखो ना, सिक्स सिटिंग में वो इमामुल हक कुछ भी नहीं था, इतना कोई सिक्स नहीं मार पा रहा था। इस बंदे ने लास्ट मैच में 7, और ये मैच यानी इसके पहले मैच जो न्यूजीलैंड के था उसमें 11 सिक्स मारे। क्या बात है, उसके पहले देखिए 7 सिक्स मारे थे। तो इस ऐसे बंदे इंटेंट को की कमी बिठाना थी। यानी समझ समझ में नहीं आ रहा। देखिए फकर जमान को फर्स्ट मैच में खिलाया था अगेंस्ट नेदरलैंड, बट उनसे परफॉर्म नहीं हुआ और उससे पीछे भी जो है ना वो एक फॉर्म में नहीं थे। उसके बाद फिर अब्दुल्ला शफीक को लाए और ये कॉम्बिनेशन अब्दुल्ला शफीक का हम्म। और ये जो इमामुल हक से इनका नहीं चल सका तो फकर जमान को लेकर आए। आई थिंक अब ये कॉम्बिनेशन बन गया है, इसी को कंटिन्यू करना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक एक अच्छा प्लेयर है, उसकी टेक्निक भी अच्छी है, वो आगे आएगा बंदा लड़का, उसको चांस देना चाहिए कंटिन्यू। उसकी देखें टेक्निक अगर सही है। वर्ल्ड कप में अगर आपने ये टीम लेके जानी थी तो इस टीम को पहले आपको खिलाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम्म। पाकिस्तान में ये जिसे कहते हैं ना कि पीसीबी की चेयर, ये म्यूजिकल चेयर है यहाँ पे, ये पॉलिटिकल हम्म। इन्फ्लुएंस चेयर है। जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट में आता है फेडरल के अंदर, वो अपनी मर्जी का पीसीबी चेयरमैन लेकर आता है और उसकी मर्जी से पॉलिसीज बनती है। इसका ओवरऑल अरे, इम्पैक्ट एक क्रिकेट पर जरूर आता है। और झक्का अशरफ क्या बकवास करता है, पहले इंडिया दुश्मन दुश्मन मुल्क है वो, और यहाँ आके रसगुल्ले खा रहा था बच्चा, उसका लड़के के साथ प्रमोट कर रहा था उसको, यानी कंपनी में यहाँ के, इंडिया के। जी, देखिए यार बिल्कुल ऐसे एक बंदे अनप्रोटेक्टेड तो क्यों? स्टेटमेंट। देखिए पीसीबी ऑफिशियल है, वो पाकिस्तान के बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इवन दो दे आई थिंक दे आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, दे रिप्रेजेंट पाकिस्तान जो पीसीबी के चेयरमैन है। इस तरह का आप स्टेटमेंट दे रहे हैं और फिर वहां पे जा भी रहे हैं। और इसी तरह के स्टेटमेंट रमीज जादा साहब ने भी दिए थे जब वो पीसीबी के चेयरमैन थे कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, वहां पे कमेंट्री तो करने, वो इंडिया चलेंगे। पहले वो पोस्ट पे रहते तो अलग बात करते, पोस्ट से निकलते तो अलग बात करते, क्या हाँ है? हाँ, ये देखें, ये समझ लें कि यहाँ पे कुर्सी का डायलीमा है यहाँ पाकिस्तान के अंदर। तो कुर्सी पे वही जब आप होते हैं तो वही। कुछ और बात करते हैं, जब कुर्सी से निकल जाते हैं तो फिर कुछ और बात करते हैं। और
होप्स हो कि वैसे अपना सही जो है। मेरा अभी आज का मैच प्रेफरेंस देखा, इंडिया वर्सेस जी बिल्कुल मैंने इसका इंडिया देखा वर्सेस था। साउथ अफ्रीका मैच आज, टेबल टॉपर्स है क्या, विराट कोहली ने सेंचुरी की है, मजा आ गया। 49 नहीं सेंचुरी की। बात और बिल्कुल रोहित शर्मा ने सेल्फलेस इनिंग खेली 40 की। और श्रेयस अय्यर ने भी बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग खेली 77 की। और जडेजा ने भी कैमियो खेला 25 रन का, मजा आ गया। 325 बहुत टफ स्कोर है ये पिच पे। पिच टर्न भी हो रहा है, अच्छा खासा टर्न हो रहा था शमशी। और केशव महाराज ने जी क्या बॉलिंग की है, बहुत मस्त, मजा आ गया। मैच मस्त हो रहा है, जी अभी देखते क्या होता है। क्रिकेट में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन टफ है साउथ बिल्कुल। अफ्रीका के लिए। नहीं, यहाँ पे इस कंडीशन को देख के लगता है कि इंडिया फेवरेट है। इंडिया का जिस तरह का बॉलिंग अटैक बना हुआ है और दरमियान में स्पिनर्स हम्म। भी विकेट्स ले रहे हैं, ऊपर से आगे बॉल भी जो है ना स्विंग हो रहा है पेसर्स का, तो आई थिंक ये साउथ अफ्रीका के लिए बहुत मुश्किल होगा। और वैसे भी साउथ अफ्रीका चोक करते हैं। सेकंड इनिंग्स में देख लें, नेदरलैंड्स के खिलाफ हारे, हमारे खिलाफ अगर वो जीते तो 1 रन से जीते, वो भी हम जीत सकते थे, लेकिन समो पूर्व कैप्टनसी की वजह से हम लोग हार गए। और अभी अगर ये थर्ड चेज साउथ अफ्रीका करेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए फेस करना। और जिस तरह की इंडिया क्रिकेट खेल रहा है, दे आर प्लेइंग जस्ट लाइक चैंपियंस, और एक वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं। तो बहुत मुश्किल होगा ये साउथ अफ्रीका के लिए चेस करना। इवन दो किसी भी टीम को वर्ल्ड कप में जितनी भी टीम्स हैं, उनका इंडिया के खिलाफ अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो फेस करना काफी मुश्किल है। चलो, थैंक यू वेरी मच कासिम जी। फिर कभी मिलते हैं। अभी मैच के बाद देखते, मैच देखते आराम से, ठीक है। चलो, अच्छा नो लगा आपसे प्रॉब्लम। बात करके। फिर कभी थैंक मिलते यू हैं। फॉर योर। जी ठीक है जरूर। सर, ओके, थैंक यू।